अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम पंजाब में जो इंतज़ामी तब्दीलियां हुई हैं हाल ही में आज ही, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो तो यह है कि वज़ीर आज़म को अदालत ने एक बार फिर तलब कर लिया है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से उन पर फर्द जुर्म 13 फरवरी को आयद की जाएगी। इसके अलावा हम एक ऐसे वज़ीर आज़म का केस भी बताएंगे कि जो किसी न किसी तरीके से तौहीन अदालत के केस में से बच निकला, कैसे बच निकला और किसने बचाया, इस पर भी बात होगी। और आखिर में प्रोग्राम के एक हिस्से में हम आपको तौहीन अदालत के एक मुलजिम से भी मुलाकात करवाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह वज़ीर आज़म बच सकते हैं इस केस से, और जजेस जब कुछ करना चाहें तो किस तरह माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है। और इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर-रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो पंजाब में इंतज़ामी तब्दीलियाँ आई, वज़ीर आज़म ने कुछ शेड किए हैं अपनी पावर्स, वज़ीर आला ने। जी, आप पंजाब में भी वज़ीर आज़म मुकर्रर करवाना चाहते वो हैं? ये आप ये कि स्लिप ऑफ टंग है। वैसे जब पंजाब का सूबा कायम हुआ था ना, जी जी, यानी तो उस वक्त तो यहाँ वज़ीर आज़म ही होता था। अच्छा वैसे सर मुझे एक दफ़ा सरदार जो सर सिकंदर हयात थे वो वज़ीर आज़म ही थे पंजाब के। सर वो हामिद नासिर चट्टा भी एक दफ़ा मुझे कह रहे थे कि जो चीफ हैं पाकिस्तान में दो ही होते हैं, एक चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हाँ तो कहीं मिसचिफ भी तो आ जाती है। तो सर कैसे देख रहे हैं आप, आखिर मेरा ख्याल है तनकीद से मुतासिर हुए हैं कि जो फोकस किया उन्होंने हुआ कुछ था। वजारतें तो तक़सीम कर दी हैं, लेकिन वज़ीर नया कोई नहीं बनाया। जो उनके एडवाइज़र थे उनमें कुछ महकमे बांट दिए हैं। ठीक है, बाज़ तो अनइलेक्टेड है और बाज़ एक सेनेटर हैं हमारे परवेज़ रशीद साहब, और जो वज़ीर जो मौजूदा हैं उन्हीं में महकमे बांट दिए हैं। गोया जो अरकान असम्बली हैं उनमें से किसी के कार पे झंडा नहीं लगेगा, किसी का सेहरा नहीं सजेगा। तो अब ये तो मामला उनके और उनके पार्लिमानी पार्टी के दरमियान है। जी। वो चाहे तो किसी और को वज़ीर बनवा दे, नहीं उनके अंदर हिम्मत तो फिर इसी पे गुजारा करें। डू यू थिंक कि कोई बेहतर होगा इंतजामी निज़ाम, या वही सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, बेहतर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए कि अगर कोई आदमी की जिम्मेदारी हो जाए, लेकिन अगर एक एक वजीर के पास 3-3 4-4 महकमे हों और फैलाव बड़ा हो गया है। देखिए, पंजाब 10 करोड़ की आबादी का सूबा है जी, और यानी सिर्फ एक ही इलेक्टेड अदारा है हमारे यहाँ। नीचे लोकल बॉडीज तो काम नहीं कर रही, मौजूद ही नहीं है। तो इस वक्त तो यानी हर सतह पर ज़रूरत है डेवोल्यूशन की। और वज़ीर आला पंजाब जो है उनका जोश व जज्बा अपनी जगह है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि अब जदीद तरीक़े से मैनेजमेंट कैसे होती। वो तो बिजनेस मैनेजर भी बहुत अच्छे थे, जब इत्तफाक के मामला तो उनके हाथ में थे, बड़े अच्छे तरीके से चलाए लेकिन आजकल अगर उनके हाथ में कुछ दिया जाए तो लगता तो नहीं। अब तो उनके हाथ में सब कुछ है, लेकिन उनको ज़रा इस पर भी गौर करना चाहिए। अपनी टीम, देखिए टीम वर्क जो है उसकी बड़ी अहमियत है। और ये जो हमारे प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स हैं जिन्होंने वोट हासिल किए हैं, जो इलेक्शन लड़ा है, जिन्होंने फिर लोगों के पास जाना है, इनमें से अगर जो लोग काबिल हैं, इस लायक हैं, उनकी तरबियत हो जाए, उनको भी जिम्मेदारी मिले, तो इसमें क्या मज़ाक़ा है। अच्छा शाम साहब, आप ज़रा वज़ीर आज़म की बात कर लें। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उन्हें अदालत ने एक दफ़ा फिर बुला लिया है, अब वो कटारे में जाएंगे। नहीं, फर्द जुर्म आयद करने के लिए बुलाया है। जी, फर्द जुर्म आयद करने के लिए। गोया उसके बाद से 13 तारीख के बाद से हमारे वज़ीर आज़म एक मुलजिम की हैसियत से होंगे। हाँ, मुलजिम तो वो होता है जिस पर इल्ज़ाम होता है, जी, मुजरिम नहीं होता। मुजरिम वो होता है जिसका जुर्म साबित हो जाता है। तो वज़ीर आज़म मुलजिम तो इस वक्त भी है, जरा कच्चे मुलजिम है। अच्छा, उस वक्त पक्के मुलजिम हो जाएंगे। तो वो जो एहतजाज हसन बात करें कि हम इस फैसले के खिलाफ भी अपील में चले जाएंगे, यानी जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। ये जो हमारा तौहीन अदालत का जो इस वक्त एक्ट है, जो नाफजुल अमल है, जो 2003 में आया है, इसमें इस फैसले के खिलाफ भी ये अपील में जा सकते हैं। तो वो अपील बड़ा बेंच सुनेगा? हाँ, वो उससे बड़ा बेंच सुनेगा, और उसमें और कुछ भी ना हो तो कम से कम वक्त तो जाया होगा ना। कितना? मतलब अगर बाज लोग ये कहते हैं कि 1-1.5 महीना चाहिए, सेनेट के इलेक्शन हो जाए, कुछ कहते हैं कि जनाब वहाँ वो टाइम बार हो जाए स्विस कोर्ट में मामला, अगर ये बात दुरुस्त है तो उनको महीना 1.5 महीना आसानी से मिल जाएगा। अपील करें, वहाँ फिर मामला चले, फिर वापस आए, फिर यहाँ मामला चले। देखिए, यहाँ भी जब वज़ीर आज़म पेश होंगे और उन पर चार्ज फ्रेम होगा और वो कहेंगे मैं डिफेंड करूंगा अपने आप को, एक तो तरीका ये ना कि वो कहें कि मैं जनाब आपसे अनकंडीशनल माफ़ी मांगता हूं, मुझे माफ़ किया जाए। अगर वो कहते हैं नहीं, जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मैं इसका दिफा करूंगा, तो फिर वहाँ विटनेस भी आएंगे। बल्कि अभी तो 4 लोगों के नाम लिए हैं जो अटॉर्नी जनरल साबिक थे, अनवर मंसूर साहब, उनका नाम लिया उन्होंने। हालांकि वो तो बड़े डंके की चोट
बातें कहते रहे कि भी ये तामील होनी चाहिए। उन्होंने कहा उन्होंने भी ये राय दी कि ये खत नहीं लिखा जा सकता। जस्टिस आकल मिर्जा जो लॉ सेक्रेटरी थे उन्होंने भी ये राय दी, और जनाब हमारे महबूब बाबर आवान साहब तो है ही, और उसके बाद चिश्ती साहब जो मौजूदा लॉ सेक्रेटरी हैं। तो इन चारों हजरात ने, जो वजीर आजम के कानूनी मुशीर हैं एक लिहाज से, कि सेक्रेटरी कानून और वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल, तो वजीर आजम को कानून पढ़ाते हैं ना कि भाई आप ये लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इन चारों ने कहा कि खत नहीं लिखा जा सकता, तो वजीर आजम को तो कानून का उतना पता नहीं, उन्होंने तो सहाफत पढ़ी है ना जी, एमए जर्नलिज्म किया हुआ है, उन्हें सहाफत का पता है, उन्हें ये तो सहाफियों को पता, मगर मेरा ख्याल सहाफियों का पता है उन्हें जी। अच्छा शामी साहब, ये तो गवाह उस सूरत में पेश हो, वजीर आजम जाए, मुकदमा चले, लेकिन गवाह उसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि जज भी इंडिपेंडेंटली मुकदमा सुने, किसी बायस को दिल में जगह ना दें, कुछ फैसला प्री सेट माइंड के साथ ना बैठे। देखिए, हर जज के बारे में आप यही तसव्वुर करेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली सुनेगा, वो जज होता है, वो कोई ऐसा मामूली शख्स नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, उसके बारे में ये तसव्वुर किया जाता है कि वो आज़ादाना मर्जी से फैसला सुनेगा। और एक आपको मैं बताऊं, भुट्टो साहब ने जब एतराज़ किया था जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन पर पहले, और फिर जस्टिस अनवारुल हक पर, जब वो चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने लिखा था कि ये मेरा हक है बेंच बनाना और मुकदमे सुनना, मैं किसी दूसरे को अपना ये आईनी हक दे नहीं सकता, और मैं खुद ही फैसला कर सकता हूं कि मैं इंसाफ देने के काबिल हूं कि नहीं हूं। तो जज के बारे में ये कहते हैं कि जब आप उससे एतराज करते हैं उस पर जी, तब भी वही फैसला करता है कि वो ये मुकदमा सुने या ना सुने। अगर तो मुल्जमों को ये हक दे दिया जाए कि वो जजों पर एतराज करें और जज जो है बेंच से उठ जाए, तो फिर आप यकीन रखें कोई मुकदमा नहीं चलेगा, हर मुल्ज़म जज पर एतराज कर। आज आप देखिए सर, चीफ जस्टिस ने भी जजेस पे एतराज किया था अपनी पिटीशन में, और उसमें भी 2 जज हट गए थे, और उसके बाद आज जब एतजाज एहसन साहब आते हैं, उन्होंने खुद फैसला किया हटने का। एतजाज एहसन साहब जब आए इस फैसले के बाद रोस्ट्रम पे बाहर, तो बाहर आके उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक जो दलाइल दी, उन्होंने कहा जी कि जरूरी है कि सिर्फ वज़राए आज़म के खिलाफ ही तौहीन अदालत चले, उनके खिलाफ नहीं चल सकती जिन्होंने जजेस को कैद भी किया था। नहीं, ये तो फिर उस वक्त चाहिए था, कंटेम्प्ट की दरखास्त लेके वो जाते। देखिए, ये अब जमहूरियत है, कानून की हाकमियत है, दस्तूर बहाल है। अब आप हवाले दे दे के मार्शल्ला के अब ये चाहते हैं कि अब भी वही काम होता रहे, यानी माजी से सबक न सीखा जाए, माजी को फॉलो किया जाए। मुझे एतजाज एहसन साहब के इस आर्गूमेंट से शदीद इख्तलाफ है, और ये आर्गूमेंट देना आप समझिए हमारे जमहूरी अमल को पीछे धकेलने के मुतरादिफ है। वो बड़े अच्छे वकील हैं, बड़े होनहार नौजवान होते थे, अब तो मेरे जैसे ही हो गए, थोड़े चंद साल छोटे होंगे। जब देखिए बात क्या है, आप ये चाहते हैं कि मार्शल्ला अदालतों की तरह और मार्शल्ला के मामला की तरह अब भी मामला चलाए, लेकिन साहब ये तासुर भी तो उभरे ना कि अदालतें मार्शल्ला लगाने के चक्कर में। नहीं, अदालतें मार्शल्ला नहीं लगा रही। देखिए, ये मैं मानता हूं कि अदालतों को जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत है उसके बारे में जरा वुसअत के साथ इंटरप्रेट करना चाहिए। मैं तो 248 के बारे में हमेशा कहता रहा हूं कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, और ये मुकदमे भी पुराने हैं, 12-12, 14-14 साल के मुकदमे नवाज शरीफ साहब के दौर में कायम हुए, कुछ जनाब फारूक लगारी साहब के दौर में भी शायद कोई कायम हुआ हो। तो ये मुकदमे जो हैं, इनके बारे में ऐसी जल्दी क्या है कि आज तो वकूआ हुआ नहीं, आज तो यह हो ना कि आज कोई वाकया हुआ है उस पर हंगामा हो जाए, तो जहां इतना साल इंतजार किया और कर लिया जाता। लेकिन देखिए, हमें अपनी बात कहनी है, हम जज नहीं है, फैसला जजों ने करना है। अच्छा शामी साहब, 13 फरवरी को क्या होगा? 13 फरवरी को वजीर आजम, अगर तो पहले ही अपील हो गई, ठीक है, तो 13 फरवरी ही नहीं आएगी। एक तो ये इम्कान है, एक तो ये इम्कान है, ठीक है, यानी पहले अपील का फैसला होगा, फिर वजीर आजम आएंगे। और आसार जो बता रहे हैं वो ये है कि वजीर आजम यही कहेंगे कि मैं तो जनाब मुल्ज़म नहीं हूं, मैंने कोई ऐसा कसूर नहीं किया। क्योंकि अगर उन्होंने ये कहना होता कि जनाब अब मैं खत लिख देता हूं, या जनाब मैं माजरत खा हूं, तो फिर वो कह देते। इसका मतलब यह है कि वो लड़ने का इरादा, लड़ने से मुराद ये नहीं कि अदालत से लड़ना, मुकदमा लड़ने का इरादा रखते हैं। अच्छा शाम साहब, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद मैंने आपसे पूछना है कि अगर 2 सवालात हैं, मैं पहले ब्रेक पर जाने से पहले बता दूं। एक तो ये कि माफ़ी तलाफ़ी के कोई इम्कान,
और दूसरा ये कि फर्ज करें एक मफरूजा सूरत में वज़ीर आज़म को सजा हो जाए तो फिर क्या होगा, इस पर बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 042363680102 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। शामिद साहब, जाने से पहले जो मैंने सवाल उठाया था कि माफी तलाफी की कोई गुंजाइश है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनके मुताबिक भी मेरा ख्याल रूल नंबर 10 है ये मेरा, और जो हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जिस भी वक्त चाहे माजरत कबूल कर सकती है, यानी सजा के नाफिज करने से पहले पहले। ठीक है, यानी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा दी आपने और कहा टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, तो आप अगर वो नाफिज हो गई तो फिर तो क्या माफी होगी, फिर तो तौहीन अदालत लग गई आप। खा फर्द जुर्म आयद करते वक्त, खा फर्द जुर्म आयद करने के बाद, खा फैसला देने के बाद, जब भी सुप्रीम कोर्ट चाहे वो माफ कर सकते। लेकिन उसके लिए वजीर आजम को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कानों को हाथ लगाना पड़ेगा, माजरत का इजहार करना पड़ेगा। अदालत से माजरत करना इसमें कोई सुबकी की बात नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह कि जब आप गलती पर हों तो माफी मांग लेना, माजरत करना, तब कोई चुपके की बात नहीं है। ठीक। और ये तो हमारा जब पूरा अदालती निज़ाम है वो अदालतों के एहतराम पे चलता है। आपको मालूम है कि हमारी जो हमारा दस्तूर है उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर असेंबली के अंदर भी कोई शख्स किसी जज को रिडिक्यूल के जज पर तनकीद करे उसके फराइज की अदायगी के हवाले से, तो फिर वो भी कार्रवाई जो है उसकी इजाजत नहीं है। वहां भी प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है कि आप कहते हैं ना कि असेंबली में जो बात कह ली उस पर मुकदमा नहीं चल सकता, तो वहां वो प्रोटेक्शन आपको नहीं होती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। और एक बात मैं ये अर्ज करूं, देखिए जो हमारा निज़ाम है ना, निज़ाम ऐसा है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये निज़ाम इसलिए नहीं बनाया गया कि अदालतें और इंतजामिया और एक दूसरे से उलझे, ये एक दूसरे की सपोर्टिव है। अच्छा, वैसे शाम साहब कुछ जजेस के लिए रूल नहीं है कि वो भी कहीं रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें, कुछ बोलते हुए, फैसला लिखते हुए? हर चीज है। देखिए आप, हम तनकीद करते हैं, बहस करते हैं ना, जजों के उसमें करते हैं, हमें नोटिस तो जारी नहीं होता कंटेम्प्ट का, अभी तक नहीं हो। देखिए बात यह, अगर आप बड़े एक रीजनेबल तरीके से शाइस्तगी से बात करें तो ऐसा मसला नहीं है। ये अदलिया के जाती मामलात नहीं है ये। देखिए रियासत को कायम करने के लिए इंसाफ जरूरी है, कानून का निफाज जरूरी है, और ये अदालतों के जरिए होता है। और मैं और आप अगर वरना लड़ पड़े और एक दूसरे को के दरपे हो जाए, एक अदारा दूसरे से लड़ पड़े, एक आदमी दूसरे से लड़ पड़े, और अगर कानून नाफिज नहीं होगा अदालतों के जरिए, फिर अफरा तफरी होगी। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं, आप देखिए एक बात समझे कि ये जो हमारा दिल है ना, एक जिगर है जी, बिल्कुल। फर्ज कीजिए हमारी मुकन्नना जो है वो दिल है, ठीक है, और हमारी जो अदलिया है वो उसका जिगर है, और इसके अंदर दिल और जिगर एक दूसरे से लड़ते नहीं है, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, जिगर जान होते हैं, जिगर जान होते हैं। अच्छा शाहिद साहब, एक मफरूजा सूरत हाल में अगर प्राइम मिनिस्टर को सजा हो जाती है, कहते जी आपने ये किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपको छोटी मोटी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट या अडयाला जेल में कोई सजा हो जाती है, फिर क्या होगा? देखिए अब सजा का तो मामला ऐसा है कि जो मैं आपके दस्तूर मेरे सामने लेके आया हूं, ये दस्तूर 45 इसकी शेक है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट की पावर है माफ करने की। अच्छा, यानी अगर आपको सजा हो भी जाए तो सदर मुमलकत के पास ये इख्तियार है कि आपको माफ कर दें। वो उसके बाद यानी इसका मतलब है कि वजीर आजम पॉसिबली जेल जाए ही ना? हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। अगर लड़ाई हो तो ऐसे हो। मगर देखिए, द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव एंड रिस्पाइट, एंड टू रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस passed by any court, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी। यानी कोई लफ्ज अंग्रेजी का छोड़ा नहीं है जिसमें लिख नहीं दिया गया, रियायत का कोई लफ्ज ऐसा नहीं है ना। आप उसे माफ कर सकते हैं, आप मुअत्तल कर सकते हैं, आप उसको मौखर कर सकते हैं, आप उसको बदल सकते हैं, मौत को उम्र कैद में, उम्र कैद की कोई और सजा मुकर्रर कर सकते हैं। जैसे जलावतनी की सजा दी गई ना नवाज शरीफ साहब को, कहा कि आप जद्दे चले जाए, उम्र कैद की सजा हुई थी उनको, तो वो भी सजा जो थी इसी आर्टिकल 45 के तहत बदली गई, अगरचे कि उस वक्त मार्शल साहब भी मौजूद थे।
लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि तो ये सदर का इतना इख्तियार है तो वजीर आजम पर अव्वलन तो वो कानून नाफज होते होते वक्त लगेगा, फैसला हो, फिर ये हाँ अब उसके बाद उनको ये माफ़ी देने का इख्तियार है। तो फिर वो अगर आप ये कहें कि फिर आप अदालत में चले जाएं कि जनाब सदर साहब ने ये इख्तियार क्यों इस्तेमाल कर लिया, फिर अदालत उसके अंदर एक नैरो इंटरप्रिटेशन और करे, तो फिर तो एक लड़ाई है ना। तो लड़ाई के लिए दस्तूर नहीं बनाए जाते। अदलिया जो है वो तनाज़ात ख़त्म करने के लिए होती है, तनाज़ात बढ़ाने के लिए होती है। अच्छा शाम साहब, एक तरफ ये देखें कि इस वक्त जो अदलिया है, ख़ास तौर पर अदलिया के ऊपर जो पॉलिटिकल बात हो रही है, आप टेलीविजन पर भी आके जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो आके मतलब अदलिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, जजेस की नीयत पे बात कर रहे हैं, उनके कंडक्ट पे बात कर रहे हैं। नहीं, तो इस प्रोसेस को कैसे देखा जाए? फिर देखिए, जजेस की नीयत पर बात नहीं हो सकती, उनके कंडक्ट पे बात नहीं हो सकती, और अगर इसका नोटिस नहीं लिया जा रहा तो एक रियायत की जा रही है। लेकिन जजेस से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके आर्गूमेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं, उन पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ओबे करना पड़ेगा। देखिए, इख्तलाफ और चीज़, आपको याद है कि सदर बुश जो थे उनके मुकाबले में अल गोर इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो अल गोर ने कहा मुकदमा हारने के बाद कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन इसके सामने सरे तस्लीम कम करता हूँ। अच्छा शाम साहब, एक वजीर आजम हमारे जो थे उन्हें वो इस केस से निकल भी गए थे, तौहीन अदालत के केस से निकले नहीं थे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब, जी नवाज शरीफ की बात करो। देखिए, ये मैं तो पहले भी आपसे अर्ज किया था कि ये जो वजीर आजम है ना हमारे मौजूदा यूसुफ रजा गिलानी, इनको जिस तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा मिलने का खदशा पैदा हो रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरी सजाओं से। उस वक्त तो पहले तो लोग जो थे वो मजमून लिख दिया, कोई तकरीर कर दी, कोई अदारिया लिख दिया, इस तरह होता था। ये एक हुक्म मानने से इनकार जो है वो पहली दफा हो रहा है, ठीक है, और इस लेवल पे हो रहा है। देखिए, दुनिया में वजीर आजम जो है वो इस तरह हुक्म अदूली के जुमरे में आता नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी कानून होता है, वजीर कानून दूसरे लोग होते हैं, वो कानून उनको नाफिज करना होता है, अदालतों के फैसले उनको मानने होते हैं, और जवाबदेह भी वो होते हैं, सजा भी उनको मिल जाती है। अब ये हमारे यहाँ क्योंकि एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, इसमें यह वाकया हुआ, एक बात। दूसरी बात आप ये समझें कि ये देखिए, पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, हमें पसंद हो या नापसंद, तो जब सियासी ताकत होती, बेशुमार मुखालफत की, बेशुमार इल्ज़ाम लगे, बहुत सा सच्चा झूठा था, बैड गवर्नेंस की मिसालें भी कायम हुई, लोग भी बड़ी अपॉइंटमेंट्स ऐसी हुई, सब कुछ हुआ, हंगामा सारा हुआ, लेकिन क्योंकि इसकी जड़ें लोगों में है और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये हिलने नहीं पाई। ये मतलब आप देखें, धक्का देने की बड़ी कोशिशें हुई हैं जी, लेकिन ये अपनी जगह रही है, किसी ना किसी तरीके से कमजोर हो गई, लेकिन ये रही मौजूद है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो सियासत होती है, सियासत में जो सियासी जमातें होती हैं उनके साथ मामला जरा एहतियात से होना चाहिए, और सियासी जमातों को भी समझना चाहिए कि अगर ये अदालतें नहीं होंगी, ये निज़ाम नहीं होगा, तो ये मिनकार ज़ेरे पर रहेंगी। अगर वो लेफ्ट राइट वाले आ जाएंगे, फिर कहाँ, फिर भुट्टो साहब को जब फांसी लग गई तो कहाँ थे बाकी लोग? तो लगी ना। अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब को जाके नवाज शरीफ से मशवरा नहीं करना चाहिए? क्या तो मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ साहब का तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। शायद ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद फिर ये गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। 04236368 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आपके सवाल इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। देखते रहिए नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी कि नवाज शरीफ शाम साहब किस तरह निकले थे उस सारी मुसीबत से जो उन्हें तौहीन अदालत के नाम पे आई। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाई गई थी, वो सस्पेंड कर दी जनाब हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने, और 2 जज उनके साथ और थे। तो नवाज शरीफ साहब बाहर निकले पार्लियामेंट से, उन्होंने कहा कि सवाल जवाब हो रहे थे अखबार नवीसों से, उन्होंने कहा कि ये लोटाक्रेसी जो है उसको फ़रोग दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बस उन्होंने धर लिया इस पर। और वहाँ असम्बली में बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई सजाद अली शाह साहब के बारे में, उन्होंने उनको भी धर लिया। अच्छा, हाँ, तो नवाज शरीफ साहब को भी ये नोटिस मिला कंटेम्प्ट का, जो दरख्वास्त गुजार मेरा ख्याल इकराम चौधरी साहब थे जो लीडर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, परवेज़ रशीद साहब, हमजा साहब, ये सारे लोग जो थे ये भी मुल्ज़मान में से थे।
अच्छा, शरीक मुल्जमान थे जो अखबारात के एडिटर हैं वहां, पिंडी के रीजनल एडिटर, उनको भी मिला, एमडीपीटीवी को मिला, सबको नोटिस दिया कि आपने ये छापी कैसे चीज। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन। तो फिर खैर वो आए अदालत में, उन्होंने कहा जैसे हमारे वजीर आजम गए ना, बड़े वो भी गए, और अभी तो एतजाज साहब ने कहा था कि उनके साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा, तो अकेले आए थे, लेकिन वजीर आजम बड़ी आबोताब के साथ, धूम धड़क्के के साथ गए, और एक पास इशू हो रहे थे, मैं भी वहाँ था, हाउस बड़ा फुल था। तो अब उन्होंने कहा जी ये एस.एम. जफर साहब वकील थे कि जनाब वजीर आजम हाजिर हो गए हैं, उन्हें बहुत अफसोस है, उन्हें अपना बयान भी पढ़ के सुनाया। अब इस पर बड़ी बहस होती रही, यानी पार्लियामेंट उससे बाहर सुप्रीम कोर्ट से, अफसोस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए या माजरत का। तो फिर सब लोगों ने कहा नहीं माजरत नहीं, अफसोस। उन्होंने कहा मुझे अफसोस है। उन्होंने सुनी बात, और उसके बाद उन्होंने नोटिस फर्द जुर्म आयद कर दी। अच्छा, वो काम जो 13 तारीख को यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुआ। हाँ, उसके बाद दो दफा गए, खैर उन्होंने एग्जम्पशन दे दी, फिर वो आए, लेकिन फर्द जुर्म आयद हो गई, और उसकी फिर हेयरिंग जब शुरू हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो हंगामा हो गया, जिसे लोग कहते हैं हमला हुआ। तो वहाँ सजाद अली शाह साहब और उनके जज थे, वो वहाँ से छोड़ के भागे गए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बगावत कर दी, और चीफ जस्टिस जो थे सजाद अली शाह, कहा कि ये तो जूनियर थे, इनको गलत अपॉइंट किया गया, उनकी अपॉइंटमेंट ही कैंसिल कर दी। तो बड़ी लंबी कहानी है। तब बैक एंड पे भी कुछ काम हुआ था, बस बहुत सा काम हुआ होगा। देखिए यहाँ तक हुआ कि सजाद अली शाह साहब के जो भाई थे, मेरे ख्याल अमीर हुसैन शाह, वो कराची में थे, वहाँ से शाह मोहम्मद शाह, वो वज़ीर आला सिंध के एडवाइज़र थे और मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अमीर हुसैन शाह को बुलाया। सर एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा हमें, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम अमीर हुसैन शाह साहब, सज्जाद हुसैन शाह के भाई, सज्जाद अली शाह साहब के भाई जी, वो वहाँ बुलाए गए यहाँ जी, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म ने उनसे मुलाकात की और उनको कहा भाई अपने भाई साहब को कुछ समझाओ, को बीच बचाव कराओ। तो अब सज्जाद अली शाह साहब कहते हैं कि मेरे भाई ने माजरत कर ली। अच्छा, हाँ, और वो वापस चले गए सज्जाद अली शाह से मिले बगैर। अब हो सकता है मिल के गए हों, लेकिन वहाँ उनका कहना ये तो अच्छा, सज्जाद अली शाह साहब तो बड़े दिलचस्प आदमी थे, दयानतदार थे, बड़े यानी इसमें बाकिरदार आदमी थे, लेकिन अब उनके साथ वजीरों से मुलाकातें कर रहे थे उस दौरान भी। एक दिन मजीद नदामी साहब से भी मुलाकात की उन्होंने। अच्छा, और शराइत पेश कर रहे थे कि वजीर आजम जो है वजीर कानून को बदले, जो खालिद अनवर थे, वो जो वजीर हैं आपके इतलात के, उनको बदले, और फिर माफ़ी मांगे, इस तरह पेश हों, और मैं फिर गौर करूंगा कि उनको छोड़ूं कि ना छोड़ूं, यानी क्या करूं। ये तो बिल्कुल वही शरायत है जो ऑपोजिशन लीडर पेश हाँ, करता है। तो जी तो एक मैं बैठा हुआ था वजीर आजम हाउस में नवाज शरीफ साहब के पास, तो मजीद नदामी साहब आए, उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने उनसे अदायगी में बात की, और वहाँ से बात करने के बाद कहा कि वो पैगाम लेके आए हैं ये शाह साहब का, ये नुक्ते। अब मैंने कहा नवाज शरीफ साहब से कि नदामी साहब से अर्ज करें कि आप एक एफिडेविट दे दें, आप बयान हल्फी कि ये मुतालबात किए हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, तो फिर हमें उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की दरखास्त दायर कर दें, क्योंकि चीफ जस्टिस के लिए भी तो मुनासिब नहीं ना कि जेर समात मुकदमे के बारे में किसी शख्स से इस तरह की गुफ्तगू करें। तो वो उन्होंने खुद अपनी किताब में अपनी सवाने हयात लिखी है, उसमें भी ये चीजें सारी लिखी हैं। अब उस पर कंटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए फिर? ये माना है उन्होंने कि मैं फलां से मिला, वजीर गौस अली शाह आए, मुशाहिद हुसैन आए, उनसे वो मुकदमा डिस्कस कर रहे थे, और फिर जब वो सारा हल्ला गुल्ला हो गया तो फिर भी मुकदमा चल रहा था, वो मुकदमा चलता रहा। अच्छा, हाँ, उसके बाद जब उनको वो चीफ जज ना रहे तो जस्टिस अजमल मियाँ की क़यादत में जो नए चीफ जस्टिस थे, बेंच बना और उसने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो फर्द जुर्म खत्म की। साहब उन्होंने सज्जाद अली शाह साहब ने COS को भी तो खत लिखा ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कि मेरी हिफाजत का कुछ इस तरह। ये जब हंगामा हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में, ये उसके बाद खत लिखा था, पहले नहीं लिखा। अच्छा। हाँ, क्योंकि कार्रवाई तो जारी रही। उन्होंने प्रेसिडेंट को खत लिखा, और प्रेसिडेंट का खत जो था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा, और उन्होंने कहा कि जनाब ये खत मैंने प्रेसिडेंट को भेजा है, 190 के आर्टिकल के तहत हमें जनाब प्रोटेक्शन दी जाए, और जजों को, सुप्रीम कोर्ट को, और यहाँ फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी जाए। मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, और वो खत जो था वजारत दिफा के पास चला गया। और उन्होंने कहा यकीन दहानी कराई, जिस दिन ये हमला हुआ है ना, या हंगामा हुआ है, उस दिन शाह साहब तो अपने घर चले गए बड़े परेशान, और उन्होंने कहा मैं किसी शख्स से नहीं मिलूंगा,
तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और सेनेटर सैफुर रहमान साहब उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा, गार्ड से कह दिया। उन्होंने कहा जी वो मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा जो चाहते हैं वो मुझे लिख के दे जाए। अच्छा। तो वो एक लेटर मुशाहिद हुसैन साहब लिख के दे गए कि वजीर आजम ने हमें भेजा है, उनको बड़ा अफसोस है जो कुछ हुआ है, और उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। ये लेटर लिख के उनको चले गए। तो शाह साहब जो थे, उसके बाद एक लंबी कहानी है किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हुए, चीफ जज नहीं रहे। तो उन्होंने ये जो अच्छा उनकी वजह से क्या हुआ, जब नवाज शरीफ साहब को ये सामने नजर आ रहा था कि ये तो सजा देंगे और सजा देंगे और डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे। शाह साहब वो एक मार कुटाई का वाकया भी तो हुआ था। मैं आपको नहीं बताता हूँ, पहले आप ये सुन ले। उन्होंने कहा अब क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ था 76 का, उसके अंदर एक तरमीम कर दी। तरमीम यह की कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच आपको सजा दे तो उसकी अपील होगी बड़े बेंच के सामने, और अपील दायर होते ही सजा मुअत्तल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब शाह साहब भी माशाल्लाह थे। हाँ। उन्होंने अपने एक पिटीशन करवा ली कि इसको जनाब सदर से कहा जाए कि इसके तौसीक की दस्तखत न करे। वो सेनेट से, कौमी असम्बली से बिल पास होके सदर के पास जब आया तो चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया, अदालती हुक्म, कि सदर साहब इसकी तौसीक न करें, क्योंकि ये अदलिया के इख्तियारात छीनने के मुतरादिफ है। उसके बाद हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, लेकिन सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए। उन्होंने कहा मैं तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पाबंद हूं। तो फिर जब शाह साहब रुखसत हो गए तो वो जो कानून था उसमें कुछ तब्दीली मजीद की गई, और 2003 में मुशर्रफ साहब के दौर में तौहीन अदालत का कानून जो है वो आया सामने। उसमें भी ये हक है, वो अपील जो थी वो हक दिया गया, सजा मुअत्तल करने वाली बात खत्म कर दी गई। लेकिन अब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर किसी को सजा देंगे सुप्रीम कोर्ट के जरिए तो वो अपील कर सकता है बड़े बेंच में। अब ये अपील का हक मौजूद है। मुझे फेसबुक पे बार बार 2-3 दफा याद दिलाया जा चुका है कि मैंने एक ऐसे मुल्जिम का जिक्र किया था कि जो तौहीन अदालत का था। आप चाहते हैं उससे मिलना? मैं बता दूं मुलाकात तो मैं तो खुद हूं और मेरे प्रोग्राम के सामने हाजिर साहब मौजूद है, लेकिन अब वक्त इतना हो गया कि उसकी तफसील में नहीं जा सकते। चलो अब कुछ सीधा निकात शायद वजीर आज़म को कोई फायदा हो जाए। नहीं, ये हमारे चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद इकबाल साहब वो चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। उनके मुखालिफ थे मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब, 2 धड़े बने हुए थे। अब उनके खिलाफ एक एडिटोरियल मैंने लिखा, और वो कैसे अमनवर बारटला हमारे वकील थे, वो सरदार इकबाल साहब के मुखालिफ थे। उन्होंने हमें जनाब तरगीब दी कि ये काम कर दो। वो हमने काम कर दिया, वो चीफ जस्टिस हो गए। बस वह मुकदमा चला, फिर हमें और मुकदमा चला, सजा मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अच्छा, सजा कितनी मिली थी आपको? 6 महीने थी मेरा ख्याल। अच्छा, लेकिन बात यह है कि वो उसके बाद ये जहन में आया कि ये बात कोई अच्छी नहीं हुई कि एक शरीफ आदमी को हमने इस तरह से स्कैंडलाइज किया, इतना बगैर तस्दीक के, बगैर उससे पूछे। देखिए, किसी जज के पर्सन के बारे में जब आप लिखते हैं तो वो बेचारा बयान तो जारी नहीं कर सकता, वो तकरीर भी नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? तो इसलिए जज के ज़ात के बारे में लिखना तो एक मकरू किस्म की तौहीन अदालत है ना। तो अब एक जवानी का जोर था उस वक्त, उसमें वरगला लिया गया। तो फिर सरदार इकबाल साहब से जब मैंने वो मुकदमा सुना, मुझे फिर बड़ा अफसोस हुआ, और फिर मैंने माजरत की, वो रिकॉर्ड पे है। फिर सरदार इकबाल साहब से मेरे ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए कि जब वो मोहतसिब जहाँ वो मिलते थे बड़ी इज्जत के साथ, और जब वो रिटायर हुए तो फिर मैंने उस पर जो एडिटोरियल लिखा तो उन्होंने, जनरल ज़ियाउल हक ने उनसे कहा कि अगर मेरा ऐसा एडिटोरियल मेरी रिटायरमेंट पर लिखा जाए, ये मुझे उम्मीद हो, तो मैं आज रिटायर होने को तैयार हूँ। अच्छा, यानी ताल्लुकात बाद में ठीक भी हो सकते, ठीक हो गए। वो बहुत बड़े आदमी थे सरदार इकबाल साहब, अल्लाह उनकी मगफरत करे, और बड़े फराख दिल थे। अच्छा शामी साहब, अब मैं इस मिसाल को आज की तारीख में रख के देखूं, क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब और वो जज साहिबान जो केस सुन रहे हैं, उनके दरमियान इस तरह गलत फहमी के रफा होने का कोई इम्कान है? देखिए, ये गलत फहमी जाती नहीं है। यहाँ कोई झगड़ा किसी जज के खिलाफ कार्रवाई से नहीं हुआ, या किसी जज के खिलाफ तकरीर नहीं की यूसुफ रजा गिलानी साहब ने। ये अदालत के एक फैसले का मामला है। अदालत अगर वो फैसला करते वक्त कुछ थोड़ा सा नरम हाथ रख लेती तो बेहतर होता, और ये कंफ्यूजन पैदा ना होता। जो आज देखिए, गुज़श्ता 3 साल से
ये मुकदमा जो है और सदर का खत वो हमारे अटका हुआ है हमारे पूरे मामलात में। एक सवाल कुल बुला रहा है मेरे दिमाग में, वो मैं पूछ रहा हूँ, अगर आज मैं वो किताब उठाऊं सज्जाद अली शाह साहब की और किताब उठा के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊं कि जनाब ये जस्टिस साहब थे, इन्होंने तौहीन अदालत की थी, ये किताब में लिखा हुआ है, क्या ये मेरी जो पिटीशन है मेंटेन हो सकती? देखिए, अब आप कब्रिस्तान में पहुंच जाएं मुर्दों के खिलाफ पिटीशंस लेके, जैसे वो, अब मैं तो पहले भी आपसे अर्ज किया, वो ISI वाला केस नहीं, जी जी, वो भी एक कब्रिस्तान के अंदर ही मुर्दे उखड़ने वाली बात है। असल में कौमें जो हैं वो हाल में जिंदा रहती हैं, यानी हुजूर साहब एक हदीस के अल्फाज हैं कि मोमन माजी में मुब्तला नहीं होता, वो हाल पे, वो मुस्तकबिल पे नजर रखता है, यानी हमें फ्यूचर की तरफ देखना, माजी से सबक हासिल करना चाहिए, माजी में फंसना नहीं चाहिए। इमरान शब्बीर साहब हैं, शामी साहब ये पूछ रहे हैं कि शामी साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आजकल युगांडा ईस्ट अफ्रीका में हूँ, क्या पाकिस्तान के हालात वाकई इतने खराब हैं जैसे खबरों में नजर आते हैं? उनसे कहें आप युगांडा से वापस आए तो आपको नजर आएगा कि हालात उतने खराब नहीं हैं जितने नजर आते हैं, क्योंकि बाहर से जितने भी लोग आते हैं गैर मुल्की भी, वो आके कहते हैं यार पाकिस्तान जो हम सुन रहे थे उससे तो बड़ा मुख्तलिफ है। कराची से कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब अली, मोहम्मद अमीन बोल रहा हूँ जी। जनाब अमीन साहब। हाँ जी, हुक्म जनाब। शामी साहब से गुजारिश करूंगा। फरमाए। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, तबसरा बहुत अच्छा करते हैं आप। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। और एतजाज हसन साहब ने पहले एक फरमाया था कि वजीर आजम साहब को इस्तिस्ना हासिल है, और वो अगर खत ना लिखे तो, और खत को, ये खत हमारे गले में डाल दिया है। इस खत को अगर खत्म कर दें, इस कहानी को अगर सब हजारे अपने अपने करें तो आवाम का बेड़ा तो गर्क ना हो ना। देखें, असल में वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल है अपने फराइज की अदायगी के दौरान किए जाने वाले इक़दामात पर। तो ये जो वो लोग कहते हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, ये फराइज का हिस्सा नहीं है। जी शाम साहब, एक आखिरी सवाल प्रोग्राम में फेसबुक से शामिल, वैसे वो कह रहे हैं चिट्ठी, वो क्या आप गाना है ना, चिट्ठी मेरे सैया जी के नाम लिख दे। जहीर भट्ट साहब हैं, इन्होंने आपसे पूछा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो तकरीर फरमाई है नेशनल असम्बली में, उसमें कहा है कि तमाम इदारे आइन की हदूद में रहकर काम करेंगे, तो उन्होंने ये पूछा कि पार्लियामेंट की भी कोई हदूद है या इनके मेंबरान को खुली छुट्टी है? हाँ, ये बात बड़ी अहम है। देखिए, हम हमेशा जोर देते रहते हैं कि ये मुसल्लह अफवाज का हलफ है, वो उसकी खिलाफ वर्जी करती हैं, मगर जो हलफ हम देखते हैं जजों का हल्फ है, जो हमारा ये अरकान असम्बली का हलफ है, जो वजीर आजम का है, तो ये सब लोगों को अपने ओथ की पासदारी करनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है। अरकान असम्बली के बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जब वो कहते हैं मैं सिफारिश और रूह और रायत के बगैर काम करूंगा, तो आप देखिए वो काम कर रहे हैं। ऐसा खुली छुट्टी उन्हें भी नहीं है, गोया आइन के अंदर ही काम अमलन तो है। वजीर आजम हो तो नहीं, वजीर भी अरकान असम्बली, उनका काम क्या है? दिन रात सिफारिशें करना। जी शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी और नई खबरें और कुछ बहुत सारी चीज़ें आज की हैं, फेसबुक पे भी हैं, ईमेल्स भी हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। खासतौर पे वो तौहीन अदालत के केस में आपसे लोग पूछना चाह रहे हैं, उन तमाम सवालात पर कल गुफ्तगू होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा।